नाज़रीन, इस वक्त एक क्लियर थ्रेट मौजूद है कि अगर एस्केलेशन हुई, अगर ये जंग बंदी ना हुई और ईरान ने हमला किया तो आगे से इसराइल न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बिल्कुल वाज़े सॉलिड थ्रेट जो है वो ईरान के खिलाफ मौजूद है। ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको नाज़रीन निशाना बनाया जाएगा। ये जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ये इतनी ज़्यादा ज़ेर ज़मीन बनाई गई हैं कि इनको एक जो कन्वेंशनल वेपन है, जो अमेरिकन बंकर बस्टर बॉम्ब है, वो इसको निशाना नहीं बना सकता है। तो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब ही इस्तेमाल हो सकता है और उसी के जरिए न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया जा सकता है। तो ये खतरा मौजूद है कि इजराइल जो है वो आगे से ईरान के खिलाफ इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो बात यह है कि अगर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर इस्तेमाल हो जाता है तो फिर ईरान क्या करेगा? ईरान के पास तो फिल वक्त जो है वो न्यूक्लियर मौजूद नहीं है, तो ईरान के पास क्या ऑप्शन होगा? तो यहां पर नाज़रीन सबसे बड़ी खबर सामने आई है। नाज़रीन, इकलौता इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम बॉम्ब रखता है उसकी नाज़रीन एंट्री हो गई है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसकी इस जंग में कोई किरदार नहीं है, ना उसने कोई डिप्लोमेसी में किरदार निभाया, खामोश होकर चुप करके अपने अंदरूनी मसाइल में उलझा हुआ इकलौता इस्लामी मुल्क पाकिस्तान, उसकी एंट्री हो गई है। और अगर ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर इस्तेमाल किया जाता है तो पाकिस्तान अपना रोल निभाने के लिए इस वक्त मैदान में आ चुका है। पाकिस्तानी भी बहुत शिकवा करते रहे और बनता भी है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज कहाँ है। पाकिस्तान जो जब यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बना था तो फ़लस्तीन में जश्न मनाया गया था, तो पाकिस्तान का फ़लस्तीन के इस फैसला कुन मार्के में क्या किरदार है? तो आज उनके लिए भी ये खबर है कि पाकिस्तान ने अपनी जो एक जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए वो मैदान में आ चुका है। तो इस बारे में भी आपको बताएंगे इजराइल को क्या मैसेज भिजवाया गया है कि अगर तुमने न्यूक्लियर इस्तेमाल किया तो उसका जवाब क्या निकलेगा। इस पर पाकिस्तानियों को ज़रूर फ़ख्र होगा और आलम इस्लाम को भी फ़ख्र होगा जो मैसेज यहाँ से भेजा गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, रशियन जो हाईली सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस है S-400, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ईरान के अंदर इस वक्त पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। इसके अलावा रूस का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हाई टेक अदर सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रूस यकीनी बना रहा है कि इस वक्त ईरान के अंदर पहुंचाया जाए और उसको जो है वो ऑपरेशनल किया जाए। अच्छा, अगली नाज़रीन चीज़ ये है कि यहाँ पर अगला खतरा ये है कि इजराइल का जो रिस्पॉन्स है, यानी अगर एस्केलेशन होती है तो इजराइल का रिस्पॉन्स ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वेंशनल हो, यानी S-400 है, सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इजराइल न्यूक्लियर इस्तेमाल करता है तो फिर क्या होगा? और रूस और चीन न्यूक्लियर के हवाले से तो कोई मदद नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कर सकता रूस और चीन के वो अपना न्यूक्लियर जो है वो भेज दें यहाँ पर, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो नॉन कन्वेंशनल, जिसका पूरा पूरा थ्रेट मौजूद है, यानी ये कोई अफसाना नहीं हम सुना रहे हैं, इसका आप देखें कि इजराइल जो है वो इससे पहले सीरिया का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको तबाह कर चुका है, इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो तबाह कर चुका है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो तबाह करने की उसने पूरी प्लानिंग की थी, वो फेल हो गया। तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो कब से खत्म करना चाहता है लेकिन वो नहीं हो पाया। तो आज उसके पास ये क्लियर मौका होगा, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके पास हो नहीं सकती कि वो अटैक करे। और कन्वेंशनल वेपन से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हो सकता, उसके लिए न्यूक्लियर ही इस्तेमाल होगा तो ही वो तबाह होगा। तो इसलिए क्लियर थ्रेट मौजूद है। तो इस सूरत में अब क्या होगा? अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल होता है तो फिर ईरान के पास क्या ऑप्शन बचेगा? ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? फिर क्या नतीजा निकलेगा? तो यहां पर नाज़रीन एंट्री होती है एक ऐसे इस्लामी मुल्क की जिसका रोल तो बहुत बड़ा था, जिसने किरदार तो बहुत निभाना था, जो एक ज़बरदस्त अस्करी ताकत का मालिक है, जिसके लोग भरपूर हिमायत रखते हैं फ़लस्तीन के लिए और इस वक्त बहुत गम और दुख के अंदर मौजूद हैं। रोज़ाना जब वो गज़ा से आने वाली वीडियोस देखते हैं तो बहुत अपने आप को भी कोसते हैं, अपनी हुकूमत को भी कोसते हैं और बहुत दुख का इजहार करते हैं और फ़लस्तीनियों के लिए सुबह शाम दुआएं कर रहे हैं इस मुल्क के लोग कि ये यहाँ पर ना जंग रुक रही है और ना हमारा मुल्क जो है वो हेल्प करने के लिए जा रहा है। तो उस मुल्क की नाज़रीन एंट्री हो गई है और वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक इकलौता इस्लामी मुल्क है जो मुस्लिम बॉम्ब रखता है। तो अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने अपना किरदार निभाना, यानी पाकिस्तान ने इन 11 महीनों में कोई किरदार अदा नहीं किया और आगे भी उसने कोई किरदार अदा नहीं करना, यानी डिप्लोमेसी में, इस जंग को फाइनेंस करने में, जंगबंदी के हवाले से प्रेशराइज करने में कोई किरदार ना पाकिस्तान ने अदा किया ना आगे करना है। लेकिन उसकी एक जिम्मेदारी, उसके ऊपर एक उसका फर्ज आ पहुंचा है जो उसको अदा करना है। अब याद करें जब
ابراہیم رئیسی شہید کا دورہ ہوا تھا تو آپ ہمارے وہ الفاظ یاد کریں. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ابراہیم رئیسی وہ چیز پاکستان سے لینے کے لیے آ رہے ہیں جو صرف اور صرف پاکستان ہی ان کو دے سکتا ہے, پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا ملک ان کو وہ چیز نہیں دے سکتا. تو وہ چیز ناظرین تھی نیوکلیر ڈیٹرنس. یہ کوئی آج کا قصہ تو نہیں ہے کہ نیوکلیر اسرائیل استعمال کرنا چاہتا ہے, تو جو چیز پاکستان نے دینا تھی وہ نیوکلیر ڈیٹرنس تھا. تو اب ناظرین اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر ایران کے خلاف نیوکلیر استعمال ہوتا ہے تو پھر اسرائیل کو بھی نیوکلیر سے ہی جواب دیا جائے گا, اسرائیل کو بھی جو ہے وہ مسلم بم سے جواب دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ جب بھی کوئی اسلامی ملک نیوکلیر بم بنانے لگتا ہے تو اس کو ویسٹ میں کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ سیریا کا بم ہے, یہ عراق کا بم ہے, یہ سعودی عرب کا ہے, یہ پاکستان کا ہے. اس کو مسلم بم کے طور پر کہا جاتا ہے. کوئی بھی اسلامی ملک بنائے کہ اس کو مسلم بم, تو پاکستان کے بم کو ایک مسلم بم کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک مسلم بم ہے. تو اس وقت ناظرین خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایک میسج کنوے کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو بہت کلاسیفائڈ ہیں, جو بہت ہائی لیول کی چیزیں ہیں, اور یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہیں یا ہوں گی, یا جو ہے وہ پبلکلی اس کے کوئی ایسے ثبوت بھی موجود ہیں اور پبلکلی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ بہت ڈیفرنٹ لیول کے اوپر, بہت ہائی لیول کے اوپر جو ہے وہ ایک پیغام بھیجا گیا ہے. مزید ایسی ہی جانکاری پانے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.